Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 5th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video, we'll talk about an important topic which relates to health. It is about the direct nutrition interventions. इस आर्टिकल में हम पब्लिक हेल्थ इशू को डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशन को लेकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या फाइंडिंग्स रही हैं, इन्हें लेकर क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, दैट विल डिस्कस. देन विल टॉक अबाउट द यूएस ईरान डायरेक्ट टॉक्स. जो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंटरनेशनल इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन लास्टली we'll talk about the impact of G7's infrastructure plan on India. ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन की. नाउ इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है. इस आर्टिकल में कहा गया दैट even after the 7 decades of independence, India is still struggling, India is still dealing with public health issues like child malnutrition. So इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये पब्लिक हेल्थ इशू और हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड malnutrition और malnutrition in general. Let's begin with it. So why tackling public health issue is significant? देखिए यहाँ पे अगर हम चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें, माल न्यूट्रिशन और मोर्टेलिटी का आपस में रिलेशन है. स्पेशली अगर हम चाइल्ड माल न्यूट्रिशन देखें और अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी देखें, इंडिया में 35.5% ऑफ अंडर 5 एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर स्टंटेड. 67.1% they have anemia, and this is the major reason for 68.2% of the mortality of under 5-year child. तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से अगर हम नहीं डील करेंगे तो मोर्टेलिटी इसी तरह से हाई रहेगी. ऑल्सो द पुअर न्यूट्रिशन इट नॉट ओनली जस्ट इम्पैक्ट हेल्थ एंड सर्वाइवल, इसके बाद जो लर्निंग कैपेसिटी एक बच्चे में डेवलप होती है, जो स्कूल परफॉर्मेंस जो होती है, उन सब पे इसका असर पड़ता है. माल न्यूट्रिशन की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम रहती है, स्कूल परफॉर्मेंस पुअर रहती है. एंड इन अडल्टहुड इसका मतलब ये है कि अगर सेहत ठीक नहीं होगी, परफॉर्मेंस सही नहीं रही, लर्निंग ठीक नहीं थी, दैट विल लीड टू रिड्यूस्ड अर्निंग. और उसी के साथ साथ एक क्रॉनिक डिजीज़ का जो जाल है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब इसी तरह से रहता है. रादर एक विशियस साइकिल बन जाता है. माल न्यूट्रिशन, पावर्टी माल न्यूट्रिशन में जो बच्चे आए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी कम रही, वो अपनी पोटेंशियल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे. दे आर अगेन द ग्रिप ऑफ पावर्टी एंड देन अगेन माल न्यूट्रिशन. सो देयरफॉर tackling with the public health issue is very significant. It affects mortality, it affects learning and the performance of a child, and it puts that child to the risk of chronic diseases. अब इस इशू को लेकर माल न्यूट्रिशन की जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें क्या डाटाज आए हैं वो देखते हैं. सबसे पहले तो हमें एक सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है अगर हम कंपेयर करें विद द फाइंडिंग्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. ये कुछ एज़ कंपेयर टू द लास्ट सर्वे, ये लास्ट 4 to 5 ईयर्स में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि विमेन एम्पावरमेंट से डील करते हैं, उन इंडिकेटर्स में हमारे पास इम्प्रूवमेंट हुई है. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट द एंटीनीटल सर्विस अटेंडेंस, ये इंक्रीज़ हुई है. पहले 58.6% थी, अब ये इंक्रीज़ होकर 70% तक पहुंच गई है. देन विमेन एम्पावरमेंट का एक और हम साइन देख सकते हैं विद विमेन हैविंग देयर ओन सेविंग अकाउंट.
ये भी नंबर इंक्रीज़ हो चुका है, पहले 63% था, अब इंक्रीज़ होकर 78.6% पे पहुंच चुका है। देन विमेन हु ओन देयर मोबाइल फ़ोन्स दैट दे यूज़ देमसेल्फ, इसका नंबर भी बढ़ चुका है, पहले 45.9% था, अब 54% पे चला गया है। विमेन दोज हु आर मैरिड बिफोर 18 ईयर ऑफ एज, चाइल्ड मैरिज, इसका नंबर स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है, पहले 26% था, अब 23% पे पहुंच गया है। विमेन विद 10 और मोर ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग का नंबर भी बढ़ चुका है, पहले 35% था, अब 41% पे है। एंड ऑल्सो देयर एक्सेस टू क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, ये भी इंक्रीज़ हो चुका है, पहले ये नंबर 43% पे था, अब ये 68.6% पे पहुंच चुका है। So as we can see, all of these indicators reflect women empowerment, चाहे वो antenatal service attendance हो, having your own saving account हो, mobile phones हो, child marriage की बात हो, schooling की बात हो, clean fuel for cooking की बात हो, all of these are the indicators of women empowerment, and we are seeing that there is substantial improvement in the period of 4 to 5 years. But विमेन एम्पावरमेंट में तो हम ग्रो कर गए, पर व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, तो उसमें हमारा उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग, ये अभी भी उतना एफिशिएंटली इन एरियाज़ को हमने एड्रेस नहीं किया है। अब यहाँ पे जो मैटरनल न्यूट्रिशन केयर है उसकी बात हम कर लें, इन्फेंट या यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस की बात कर लें, इनमें थोड़ा डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट रहा है, लेकिन बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो इतना अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्फेयर में नहीं रही है। सी देयर इज़ अ बैन ऑन द सेल ऑफ कमर्शियल मिल्क फॉर इन्फेंट फीडिंग, एंड जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें बहुत ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन अभी भी इन द फर्स्ट 3 months वो अभी भी हाई है। ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। और नेशनल फैमिली हेल्थ फेयर 5th सर्वे जो हुआ है ये हमें एक गैप शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिस। जो सेमी सॉलिड फीडिंग जो होती है विद कंटिन्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स, इसमें एक गैप है जिसकी वजह से इवन अंडर 3 months और उसके बियॉन्ड भी जो न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो व्हाट वर द एफर्ट्स दैट वर टेकन इन दिस रिस्पेक्ट? नाउ सबसे पहले तो आपको पोषण अभियान के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इस पोषण अभियान के थ्रू हमारा जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसे काफ़ी एग्रेसिव पुश मिला है। इससे इसकी रीब्रांडिंग हुई है विद द प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन और द पोषण अभियान। पोषण का फुल फॉर्म यही है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विमेन, चिल्ड्रन और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं इन सब में से माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान, इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में याद रखनी है। पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड के अंडर आता है, एंड दे अलाइन दिस विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ताकि वो इकट्ठे होकर काम कर सकें। एंड स्पेशली जो विंडो अपॉर्चुनिटी आती है ऑफ द फर्स्ट 1000 days इन लाइफ, उसको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। देन वी ऑल्सो हैव पोषण 2.0, इसमें स्पेशल फोकस किया जाता है ऑन द nutritional interventions. Here we improve the coverage of maternal child health service, we enhance women empowerment, the availability and the access to improved water, sanitation and hygiene. It also enhances the homestead food production for a diversified diet. So what is the need of the hour? See, सबसे पहली चीज़ तो है कि right time पे हमें awareness create करनी होगी, that is the right tool कि क्या करना चाहिए, what are the techniques that we can use for the special care in the first 1000 days. First 1000 days उन्हें हमें टारगेट करना होगा with very high priority. And we also need to revisit पोषण 2.0. ये जो सिस्टम है, ये जो सुपर हेडिंग पोषण 2.0 है,
हमें इसे रिविज़िट करना होगा, जो भी फ्लॉज हैं उनको रिमूव करना होगा, ताकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एफिशिएंटली हो सके और जो हमारा एम है हम उसे अचीव कर पाएँ। ऑल्सो हमारा जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये 1975 में लॉन्च की गई थी, अब इसे भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। दिस स्कीम इज़ ऑल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, एंड देर इज़ ऑल्सो नीड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव वेज, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है जो कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे हम प्रमोट कर सकें, लाइक टेक होम राशन पैकेट्स through the public distribution system, or the free the Anganwadi workers of the integrated child development scheme. तो हमें alternative distribution mechanism लेकर आना होगा. Along with this, we need to systematically review the status and develop and test the new system, जिसमें हमें जो हमारा integrated child development scheme है वहाँ से human resources को combine करके village level पे, then district level पे और फिर state level पे जो health है उसके स्टेटस को फर्स्ट सबसे पहले रिव्यू करना होगा, न्यू सिस्टम्स को टेस्ट करना होगा. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ US ईरान डायरेक्ट टॉक्स. तो अब जो ईरान न्यूक्लियर डील है इसे रिवाइव करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज से ब्रोकर्ड ये डायरेक्ट टॉक्स हुई हैं बिटवीन US प्रेसिडेंट जो बाइडन, ही विजिटेड दिस रीजन. तो देखो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, JCPOA, इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. तो ईरान न्यूक्लियर डील, this was the result of prolonged negotiation between Iran and P5+1 countries. अब P5 countries यहाँ पे कौन आ जाती हैं? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, USA एंड यूरोपियन यूनियन. ईरान तो है ही है. P5+1 इन कंट्रीज़ की जो प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस थे अल्टीमेटली जाकर ईरान न्यूक्लियर डील आती है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें US है, UK है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है और रशिया है. एंड दिस वाज क्वाइटली ब्रोकर्ड बाय ओमान, एंड दिस वाज द अटेम्प्ट टू रिपेयर द मिसट्रस्ट विद ईरान. 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी, जिसके बाद ईरान के साथ मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक मिसट्रस्ट था, उसे रिपेयर करने के लिए ओमान ने इस डील को ब्रोकर किया था. इस डील में ईरान के ऊपर कुछ ऑब्लाइजमेंट्स लगाई गई, उनके ऊपर लिमिट्स लगाई गई कि उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है उस पर लिमिट लगाई जाएगी, एंड विच विल बी वेरीफाइड बाय एन इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रिजीम. लिमिट है और एक इंस्पेक्शन रिजीम फॉलो करनी होगी फॉर द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स इन ईरान. और इसके रिटर्न में US ने ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी थी उनको पार्शली लिफ्ट कर दिया था. बट हाउएवर दिस वाज नॉट रेटिफाइड इन US Senate एंड दिस वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू पीरियोडिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जिसकी वजह से जो सैंक्शंस थी वो अभी भी थोड़ी बहुत चल रहे थे. सैंक्शन वेवर्स भी चल रहे थे एंड देयर वर सम सैंक्शंस वो स्टिल देयर. जिसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को मई 2018 में इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल लिया, एंड जिसके बाद मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर पड़ा टू रीनेगोशिएट थ्रू इट्स सैंक्शंस. तो बड़ी चीज़ क्या हुई कि US ने विड्रॉ कर दिया फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील. अब इसके बाद क्या हुआ? अब ईरान का रिस्पॉन्स ये था कि जो कंस्ट्रेंट्स लगाई गई थी, जो सीलिंग लिमिट्स लगाई गई थी ऑन द यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, ईरान ने उसे मूव अवे करना शुरू कर दिया. उन्होंने भी जो सीलिंग लिमिट्स थी उनको एक्सीड करना शुरू कर दिया. उन्होंने भी अपने जो एडवांसमेंट्स थी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द यूरेनियम प्लांट्स और यूरेनियम प्रोजेक्ट्स, इन्हें बढ़ा दिया. Especially after the US strike on the Islamic Revolution Guard Corps commander, Iran said that it would not commit to the Iran deal's restraints. Rather, वो अपनी cooperation maintain करके रखेगा with the International Atomic Energy Agency.
काफ़ी लाइमलाइट में रहा था। यूएस ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो गार्ड कोर कमांडर थे उनके ऊपर स्ट्राइक किया था। यूएस की साइड देखें तो यूएस पुश्ड अहेड विद द यूनिलेटरल सैंक्शंस। उन्होंने सैंक्शंस का जो स्कोप था वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। एंड बाय द एंड ऑफ 2020 यूएस imposed 80 राउंड्स ऑफ सैंक्शन, एंड जिससे ऑलमोस्ट 1500 इंडिविजुअल्स और जो एंटिटीज़ ईरान में थे उनके ऊपर टारगेट क्लोज हुआ। देन दैट लेड टू वेना टॉक्स। वेना टॉक का मेन एम था कि जो हमारी ईरान डील है, जो जॉइंट JCPOA है, इसका रिवाइवल किया जाए बाय एड्रेसिंग दीज टू क्रिटिकल इश्यूज़। एक तो वो जो ईरान अपने प्रोग्राम्स को लगातार इन्हांस करता जा रहा है, दूसरा जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं। नाउ यूएस वांट ईरान टू एंड इट्स यूरेनियम इनरिचमेंट, कि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोजेक्ट्स को बंद कर दे एंड to centrifugate the development programs and return back to 2015's agreement. लेकिन ईरान ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया है because Iran is seeking more concrete measures from US. So this talks even collapsed earlier this year because Biden administration, they refused to remove the terrorist designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps. And that's a very critical arm of Iran's armed forces, जिसे यूएस एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन देती है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आकर फिर जो टॉक्स थी वो कोलैप्स हो गई। एंड नाउ देयर इज रीसेंट टॉक्स बिटवीन यूएस एंड द ईरान ऑफिशियल्स इन दोहा, कतर, विच एम्स एट सैल्वेजिंग द ईरान न्यूक्लियर डील, एंड इट ऑल्सो एंडेड विदाउट एनी प्रोग्रेस। सो what could be the way forward? See, if we talk about US, so US President Biden is facing a lot of pressure from the America's allies in West Asia, especially Israel, because they want to continue, they want to even include in Iran's weapon program with regard to their fresh agreement. And Iran has strongly resisted any attempt to expand the scope of agreement. तो जैसे negotiations चल रही हैं, Israel has to step up in this shadow war with the Islamic Republic, and now they're targeting its military and nuclear personnel and weapon facilities. तो अब ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है न्यूयॉर्क, वहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा। ईरान ने भी ये थ्रेट दिया है दैट दे विल लीव दैट बेडरॉक बार्गेन विच लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, एंड दे विल रिटर्न बैक टू फॉर द एक्सेस ऑफ द एटॉमिक टेक्नोलॉजीज. So therefore, it is high time that US and Iran should directly negotiate to overcome the differences and to find a common ground on the deal. Moving ahead, our next news article is about the impact of G7's infrastructure plan on India. So G7 grouping ने basically, which is US led, $1,600 billion की partnership for global infrastructure and investment ये लॉन्च किया था इन द समिट. सो दिस आर्टिकल इज़ बेसिकली अबाउट द सेम, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. वी नो व्हाट इज़ G7, जो वर्ल्ड के हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनका इनफॉर्मल ग्रुप है. US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, एंड यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट G7 इन आवर प्रीवियस वीडियोज़. Here we are talking about the Partnership for Global Infrastructure and Investment, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड किया जाएगा. ये पहली बार 2021 में जब यूनाइटेड किंगडम में G7 समिट हुआ था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट तब अनाउंस किया गया था. बट बैक देन US प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल्ड इट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क. तब इसे B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क कहा गया. बट कलेक्टिवली अगर हम देखें तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इट बेसिकली एम्स टू मोबिलाइज अराउंड $600 billion from G7 countries by 2027, and they want to invest this in the critical infrastructure जिससे कि जो लाइव्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, एंड दैट को डिलीवर द रियल गेन फॉर ऑल द पीपल. अब
ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ बेसिकली G7's काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है कि ऐसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जहाँ पे नॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें टारगेट करना, टू सपोर्ट US एंड इट्स अलाइज द इकोनॉमिक एंड द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे काउंटर करते हुए ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट सेम लाइमलाइट में दिख रहा है। इट विल फाइनेंस द प्रोजेक्ट बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो फंड दिया जाएगा ये कोई एड नहीं होगी, ये कोई चैरिटी नहीं होगी, बट दिस वुड बी लोन। यस, ये लोन की फॉर्म में दिया जाएगा। अब और भी क्लियर आ रहा होगा कि ये चाइना का काउंटर पार्ट क्यों है। अब इसके प्रायोरिटी पिलर्स ये हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट किया जाएगा जिससे कि 5G और 6G इंटरनेट कनेक्टिविटी आ सके, साइबर सिक्योरिटी अचीव हो सके, टू एनहांस जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड ऑल्सो टू अपग्रेड द ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज़ व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, इंडिया पूरी तरह से ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की जो कंसल्टेशंस हैं उनके साथ नहीं जाता है, नॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट वाज साइंड बाय द G7। तो जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पार्ट जो डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं ये उससे तो आउटरीच्ड हैं जो कि इन्वाइटीज़ को दिए गए थे। It comes to the surprise that India had not endorsed this plan, and the US has billed about it as a rival to China's Belt and Road Initiative. But India ने इस प्लान को एंडोर्स नहीं किया, and especially with much more sensitivity to the sustainable debt burden, जिसकी वजह से होगा along with the environmental concerns. यहाँ पे अगर हम इंडिया का रोल देखें तो इट इंक्लूड सम स्पेसिफिक प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीटेक, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड जो कि कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, एंड इट विल इम्प्रूव बोथ द क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट एडेप्शन इन इंडिया। And according to the documents, India fund would get the target of $65 million by September 2022, and by 2023 $130 million की कैपिटलाइजेशन का टारगेट है। सो वाई इज़ इंडिया रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम दिस? तो पहली चीज़ है देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी। सी इट इज़ US लेड इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो कि ग्लोबली अनाउंस किया गया है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, लेकिन अभी तक इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वेदर दिस विल ओवरलैप और दिस विल रन कॉन्करेंटली विद ईच अदर। इसके अलावा जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है इसमें $600 बिलियन की अनाउंसमेंट की गई है, एंड इट कम्स आफ्टर द ईयर दैट US लेड द G7 इनिशिएटिव टू काउंटर द चाइना स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है इसको नैरो कर डाउन करने के लिए और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है उससे काउंटर करने के लिए ये एक साल पहले भी इसे अनाउंस किया गया था। तो इट शोज दैट देयर इज इनकंसिस्टेंट फंडिंग। Also, in 2021, Biden administration has revived the Trump administration project, which is Blue Dot Network initiative, and that is also to certify the infrastructure projects, and it has not stopped short of funding them. So these are the issues because of which India has restrained on the partnership for the global infrastructure and investment. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.